नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज एक बार पुनः हम मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार पहले भी हम मिडल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट किया था। आज से हम मुगल डायनेस्टी को प्रारंभ कर रहे हैं। मुगलों के अंतर्गत मुख्य रूप से इतने शासक आते हैं जिनमें से हम बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब का अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा भी तमाम सारे मुगल शासक आते हैं जिनको हम उत्तरवर्ती मुगल के नाम से जानते हैं और उनको हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। मुगल कौन थे? तो तुर्की नस्ल के लोग थे ये लोग और चगताई वंश से संबंधित थे। बाद में इनको मुगल कहा गया और मुगल का अर्थ होता है महान। तो चलिए मुगलों के अंतर्गत हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें हम आज बाबर के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बाबर का टाइम पीरियड दिया हुआ है 1526 से लेकर के 1530 तक। थोड़े समय तक के लिए ये शासक बनता है। प्रारंभिक जीवन, इसका जन्म होता है ट्रांस आक्सियाना के मावरा उन्नहर गांव में। ट्रांस आक्सियाना आइए जान लेते हैं कहाँ पर है। तो ये आपको यहाँ पर फिजिकल मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का और इसमें यहाँ पर आपको एक नदी दिखाई दे रही है अमुदरिया और इधर से एक नदी जा रही है सिरदरिया। अमुदरिया और सिरदरिया नदी के बीच का ये जो एरिया है यहीं पर ट्रांस आक्सियाना रीजन है और ट्रांस आक्सियाना रीजन के इस गांव में इसका जन्म होता है। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे जो फरगना के जागीरदार थे। यहीं पर आपको दाईं ओर दिखाई दे रहा होगा फरगना, पामीर के पठार के जस्ट ऊपर। तो फरगना के जागीरदार इसके पिता थे। इसके बाद इसकी माँ के नाम के बारे में आप जान लेते हैं। कुतलुग निगार खानम इसकी माँ का नाम था। इसकी पत्नियां कई सारी थीं, उनके बारे में आइए जानते हैं। मुबारिका बेगम, ये गुलबदन बेगम की माँ थी। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि हुमायूं की एक बहन होगी जिसका नाम होगा गुलबदन बेगम और गुलबदन बेगम के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाएगी जो हुमायूं की जीवनी होगी। यानी हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुबारिका बेगम की बेटी कौन थी? गुलबदन बेगम। और इन्हें क्या किया जाता था? राजदूत बनाकर यूसुफ जाइयों के सम्मुख भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? याद रखिए यूसुफ जाई एक कबीलाई लोग थे और यूसुफ जाइयों ने विद्रोह कर दिया था। विद्रोह का दमन होने के पश्चात इनको भेजा जाता है वहां पर समझौता करने के लिए, मुबारिका बेगम को। तो वहां पर जाकर के समझौता करती हैं। अन्य इसकी पत्नियां हैं मोनाइका बेगम जो सहताज धारण करती थी, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी ये राजा के साथ बैठती थी साथ में। इसके बाद माहम सुल्ताना जिसकी संतान है हुमायूं जो आगे चल करके शासक बनेगा। और इसके बाद गुलरुख बेगम जिसकी संतान है कामरान और अस्करी। इसके बाद दिलदार बेगम जिनकी संतान है हिंदाल। आगे चल करके हुमायूं की एक 3 भाई हैं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, जिनको हुमायूं अपने साम्राज्य का बंटवारा करता है, अपना हिस्सा दे देता है। तो इसकी पत्नियों के बारे में हमने जाना। आइए इसकी दादी के बारे में भी जान लेते हैं। एहसान दौलत बेगम कौन थी? दादी थी किसकी? बाबर की। और इसने क्या कहा था? समरकंद विजिट करने के लिए प्रेरित किया था बाबर को। क्यों प्रेरित किया था? ये समरकंद के बारे में जान लेते हैं। समरकंद नाम का प्रेजेंट टाइम में आपको यहाँ पर एक देश दिखाई दे रहा है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में ही आपको इस किनारे पर समरकंद नाम का एक शहर मिलेगा। तो समरकंद जो हुआ करता था बाबर के बाबा की कर्म भूमि हुआ करती, यानी बाबर के जो बाबा जी थे वो समरकंद में ही अपना काम उन्होंने किया था, विजिट किया था उस एरिया को। बाद में ये समरकंद उनके हाथों से निकल जाता है। तो एहसान दौलत बेगम जो है याद दिलाती है उसको, अपने पोते को, कि जाओ दोबारा से समरकंद को विजिट कर लो। इस चक्कर में वो आता है और समरकंद को जीतने के चक्कर में ना तो समरकंद को ही अच्छी तरह से जीत पाता है और फरगना जहां का वो निवासी था वो भी उसके हाथ से निकल जाता है। तो समरकंद और फरगना दोनों उसके हाथ से चले जाते हैं। इस तरह से वो बेघर हो जाता है और उसको भारत की ओर रुख करना पड़ता है, यानी भारत की ओर वो आ जाता है। तो दोनों जगहों से हाथ धोने के पश्चात वो सीधा अब इधर से भारत की ओर प्रवेश करता है और भारत की ओर प्रवेश करने में उसने सबसे पहली बार 1504 में काबुल को जीत लिया था, यानी काबुल को अपनी राजधानी बना लिया था। काबुल प्रेजेंट टाइम में किसकी कैपिटल है? अफगानिस्तान की कैपिटल आप देख रहे हैं। तो काबुल को उसने जीत लिया था, उसको अपनी राजधानी बना लिया था और 1507 में वहीं पर बादशाह की उसने उपाधि धारण की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बादशाह की उपाधि कब धारण करता है। तो याद रखिएगा 1526 में भारत आने से पहले उसने बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। बाद में एक कहानी है कि दौलत खान लोदी नामक व्यक्ति ने इसको
ये यहाँ पर बना रहा काबुल में शासक और भारत का माहौल देखता रहा यहाँ से, और आगे चल कर के दौलत खां लोधी ने इसको भारत में आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, तो भारत में आक्रमण करने के लिए आएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध ये जीतेगा बहुत आसानी से, और जीतने के पश्चात ग्वालियर को लूटेगा, और इस ग्वालियर को लूटने के पश्चात इसको कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। कोहिनूर हीरा प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश महारानी का जो मुकुट है उसमें लगा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा इसको यहाँ से प्राप्त होता है, उसको लेकर ये अपने बेटे हुमायूं को भेंट करता है, गिफ्ट देता है। साथ ही काबुल की जो जनता थी, खुशी के मारे काबुल की जनता को एक एक चांदी का सिक्का भेंट करता है। इस बात से प्रसन्न होकर के काबुल की जनता इसको कलंदर यानी प्रजा हितैषी की उपाधि प्रदान करती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक कलंदर की उपाधि धारण करता है। इतनी सारी कहानी होने के बाद फिर अब ये आगे की ओर बढ़ता है, भारत अभियान करता है। भारत अभियान में 4 इसके युद्ध होते हैं। उन 4 युद्ध बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप जानते हैं उनके बारे में। जिसमें से पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध। डेट आपको याद रखना है, 21 अप्रैल 1526 में युद्ध होता है। पानीपत नामक स्थान हरियाणा के पानीपत नामक ये जिला है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर लड़ा गया था, इस जगह पर लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी उस समय लोदी डायनेस्टी का शासक था, जो अंतिम शासक सिद्ध होता है लोदी वंश का, और उधर से बाबर आता है। दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। बाबर ने उजबेगों द्वारा सीखी गई एक पद्धति का इस्तेमाल किया था, और उस पद्धति का यहाँ पर सल्तनत काल के शासकों के पास कोई तोड़ नहीं था, और इस तरह से वो पराजित हो जाते हैं। सबसे मेन इसमें चीज है तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति सैनिकों को प्रलोभन देकर मारने की एक विधि थी, जिसमें से सैनिकों को यानी दुश्मन जो हुआ करते थे उनको पहले ललचाया जाता था। ऐसे कुछ सेटिंग करी जाती थी अपने सैनिकों की कि सामने वाला पार्टी होती थी, सामने वाली जो सेना होती थी, वो सोचती थी कि ये सेना तो बहुत कमजोर है, और इस तरह से धोखा खा करके वो आगे बढ़ जाते थे और मारे जाते थे। इस तरह का कोई सिस्टम था सैनिकों को प्रलोभन देकर मारने की पद्धति, जिसको तुलगमा पद्धति कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किसने किया, तो बाबर ने किया। और बाबर ने इसको सीखा किससे था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उजबेगों से सीखा था। उजबेग कोई ट्राइब्स रहे होंगे, कोई लोग रहे होंगे, उनसे सीखा है ये पद्धति। उस्मानी विधि भी उसने इस्तेमाल की थी, वो भी उजबेगों से उसने सीखी थी। उस्मानी विधि में क्या होता है, ये तोप खाने को सजाने की विधि हुआ करती थी। तोपों को किस तरह से सेट करना है उसकी विधि होती थी, उसको उस्मानी विधि कहा जाता था। इसमें इस युद्ध के दौरान होता है, उस्ताद अली और मुस्तफा खान नाम के 2 व्यक्ति थे, इन्होंने तोपची का काम किया था। यानी बाबर की तरफ से जो युद्ध होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, उसकी युद्ध कला के अंतर्गत तोप खाने का उसने इस्तेमाल किया था, तोपों का इस्तेमाल किया था। पहली बार जो सल्तनत में कोई नहीं यहाँ पर अभी तक किया था, तो तोपों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। इसी से ये लोग पराजित हो गए थे सल्तनत काल के शासक। तो इसकी खास बात ये थी कि तोपची कौन थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खान इसके तोपची रहे। इस युद्ध को जीतने के बाद अगला युद्ध होता है खानवा का युद्ध। राणा सांगा जो राजपूत शासक थे, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनके और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। बाबर जानता था कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं, इसलिए उसने अपनी सेना को इस युद्ध को जिहाद की तरह लड़ने के लिए कहा। जिहाद का मतलब एक प्रकार के धर्म युद्ध की तरह लड़ने के लिए कहा हम धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह से उनकी जो सेना है वो काफी ज्यादा जोश से लड़ती है और इस युद्ध को जीत लेती है। बाद में राजपूत जो भी सैनिक हुआ करते हैं, जिनको ये लोग मारते हैं, उनके सिरों को काट काट करके क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करके उसकी क्या बनाई जाती है, मीनार। एक जो है इस तरह की संरचना बनाई जाती है, मीनार जैसे रखा जाता है और प्रदर्शित किया जाता है लोगों को, जिससे शक्ति प्रदर्शित होती है। यानी जो लोग होते हैं आसपास के लोग देख करके डर जाते हैं इससे काफी ज्यादा। अब कुल मिलाकर के वो एक डर पैदा करना चाहता था लोगों में, इस तरह से मीनारे बनवाता है, और साथ ही गाजी की उपाधि धारण करता है। गाजी किसे कहा जाता है, जो काफिरों का वध कर देता है उसे गाजी कहा जाता है। काफिर कौन होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं उनको काफिर कहा जाता है। तो गैर मुस्लिमों को जो मारता है वो अच्छा माना जाता है धर्म के लिहाज से, इसलिए इसने उपाधि धारण की गाजी। आप कमेंट करके बताएं, सल्तनत काल में भी हमने एक शासक के बारे में पढ़ा है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का किला जो मध्य प्रदेश में है वो किसके कब्जे में होता है, मेदिनी राय नाम के एक छोटे से शासक के कब्जे में हुआ करता है। मेदिनी राय से बाबर मांगता है कि आप हमसे क्या कर लो, आप हमें चंदेरी का किला अपना दे दो
और हमसे आप शमशाबाद का किला ले लो। हम इंटरचेंज कर लेते हैं। मेदिनी राय इस बात के लिए सहमत नहीं होता है और अंततः ये युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी पहली बार बाबर की तरफ से युद्ध में लड़ता है और आगे चल करके यही शेरशाह सूरी मुगल साम्राज्य को खत्म कर देगा। इस युद्ध में भी सेम टू सेम वही कहानी होगी, जिहाद का नारा दिया जाएगा और राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई जाएंगी। ये किले की तस्वीर आप देख रहे हैं, एमपी में है, चंदेरी का किला। चौथा और अंतिम युद्ध है घाघरा का युद्ध। महमूद लोदी, लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था। कोई उसके रिश्तेदार बचे हुए थे, उनमें से एक था महमूद लोदी। साथ ही अन्य जो लोग थे उनको सम्मिलित रूप से अफगान कह दिया जाता है। या तो आपको ऑप्शन में महमूद लोदी मिलेगा घाघरा के युद्ध में, या तो अफगान मिलेगा। तो इस तरह से इनके बीच जो बचे कुचे लोदी से संबंधित, परिवार से संबंधित लोग थे, उनके खिलाफ युद्ध होता है और बाबर इस युद्ध को आराम से जीत लेता है। इस युद्ध की खास बात यह थी कि जल और थल दोनों में लड़ा जाता है। घाघरा है, घाघरा एक नदी का नाम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि घाघरा नदी में भी लड़ा गया होगा और जमीन में भी लड़ा गया होगा। इस तरह से इसने लगातार 4 साल लड़ते हुए अपने आप को काफी यहाँ पर स्टैब्लिश कर लिया था। इसके कुछ अन्य काम हैं। इसने तमगा नामक व्यापारी कर को समाप्त कर दिया था और बाबर बहुत योग्य व्यक्ति था, पढ़ने के मामले में भी बहुत होशियार था। उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, बाबर नाम, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस वजह से एक तो वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और दूसरा वो युद्ध में भी बहुत ज्यादा होशियार था, बहुत आगे था। इस वजह से उसे कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसे दफनाया जाता है पहले आगरा स्थित आरामबाग में, लेकिन इसकी पसंदीदा जगह थी ये, जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, काबुल में। ये जो जगह है, इसको पसंद था कि मुझे यहीं पर दफनाया जाएगा मरने के बाद, लेकिन पहले इसको दफनाया गया यहाँ पर। जब इसका शरीर जो है सड़ गया तो बाद में इसको यहाँ से निकाल करके वापस ले जाया गया काबुल में। तो इसका काबुल में ये मकबरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, बनवाया गया। पूरा पूरा गार्डन है, बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अगला जो शासक बनता है इस डायनेस्टी का, वो होता है हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।